नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये भाग 9 है। भाग 8 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको इन 8 भागों को देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर यहाँ पर आई बटन पर एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो 8 के 8 पार्ट आप एक साथ देख सकते हैं। तो सभी पार्टों को देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, यूपीटेट हो, एमपीटेट हो, रेट हो या फिर एनईटेट एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, परिवार को नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से क्या स्वीकार किया जाता है? इकाई, धर्म, विद्यालय या फिर समाज? सरल सा प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट है। परिवार को नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से आपको बताना है कि इसे क्या स्वीकार किया जाता है। तो राइट आंसर होगा इसे इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है, नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। कमेनियस ने कहा है, मॉन्टेसरी ने कहा है, फ्रोबेल द्वारा कहा है या फिर रेमांड के द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर रेमांड। याद रखिएगा, विद्यालय को बचपन का घर रेमांड द्वारा कहा गया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा, खेल के विषय में सत्य। यहाँ पर आपको खेल के विषय में सत्य कथन को पहचानना है। कौन सा है? खेल प्रशंसा अर्जित करने का साधन होता है, खेल धन अर्जित करने का साधन होता है, खेल अपने आप में साध्य है, साधन नहीं, या फिर उपरोक्त सभी कथन असत्य होंगे। तो यहाँ पर खेल के विषय में आपको सत्य कथन बताना है। तो राइट आंसर होगा तीसरा वाला, खेल अपने आप में साध्य है, साधन नहीं। चलिए अगला प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बौद्धिक खेल होते हैं, क्रिया प्रधान खेल होते हैं, संवेग प्रधान खेल होते हैं, चिंतन प्रधान खेल होते हैं, या फिर इन तीनों प्रकार के खेल बौद्धिक खेल होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं। यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न आएंगे तो आप उसमें कितने नंबर ला सकते हैं? तो मुझसे पहले ही आपको आंसर देना होगा, या तो कमेंट्स में दे सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में इसका आंसर लिख सकते हैं सभी क्वेश्चन का, और अंत में हमें बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। तो चलिए यहाँ पर 4 तक आंसर होगा, क्रिया प्रधान खेल बौद्धिक खेल के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जीवों के व्यवहार के अध्ययन को आपको बताना है, क्या कहा जाता है? इटियोलॉजी कहा जाता है, नियोलॉजी कहा जाता है, इथोलॉजी कहा जाता है, या फिर डेमोलॉजी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा इथोलॉजी। याद रखिएगा, जीवों के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, समाज का निर्माता किसे माना जाता है? गांव को, व्यक्ति को, देश को या फिर गांव को? यहाँ पर समाज का निर्माता के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा होगा व्यक्ति को। व्यक्ति को समाज का निर्माता माना जाता है। राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, झूम खेती होती है। झूम खेती से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो या फिर एनईटेट एग्जाम हो। तो यहाँ पर झूम खेती होती है, केरल में होती है, बिहार में होती है, मेघालय में होती है या फिर असम में होती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मेघालय में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झूम खेती मेघालय में होती है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। द्विबीजपत्री के बारे में पूछा गया है, कौन सा होगा? बांस होगा, केला होगा, गन्ना होगा या फिर सरसों होगा? तो राइट आंसर होगा सरसों। याद रखिएगा, द्विबीजपत्री पौधे के अंतर्गत सरसों आता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है, जलोयम के कारण होता है, कैम्बियम के कारण होता है, या फिर पेस्टिसाइड द्वारा होता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, पौधों में जो जल का अधिग्रहण होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर में द्रव्यों की मात्रा को नियंत्रित रखता है, वहाँ क्या है? प्रोटीन है, जल है, खनिज लवण है या फिर लौह लवण है? यहाँ पर शरीर में जो द्रव्यों की मात्रा को नियंत्रित करता है उसके बारे में आपको बताना है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वहाँ जल है, जो शरीर में द्रव्यों की मात्रा को नियंत्रित रखता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? यहाँ पर स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है या फिर पोटेशियम, जो भी है इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। पोटेशियम एवं विटामिन के हैं, कैल्शियम एवं विटामिन ई है, कैल्शियम एवं विटामिन सी है या फिर कैल्शियम एवं विटामिन डी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होगा वो हमारा कैल्शियम एवं विटामिन डी होगा। ये स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सरल सा प्रश्न है। जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर आपको सभी को पता होगा कि जो अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो स्थलमंडल में ही पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः है घोंसला, पेड़ एवं गुफा, गुफा बिल पेड़, पेड़ गुफा एवं बिल या फिर बिल पेड़ एवं गुफा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो बंदर का जो घर होता है वो दोस्तों पेड़ होता है, शेर का घर गुफा होता है और चूहे का घर बिल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। ये क्रमशः होंगे बंदर, शेर और चूहे के घर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छे घर की विशेषता आपको यहाँ पर बताना है। एकांत है, रोशनी एवं हवा का समुचित प्रबंध है, सुरक्षा है या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो अच्छे घर की विशेषता के अंतर्गत एकांत भी आता है, रोशनी एवं हवा का समुचित प्रबंध भी होता है और सुरक्षा भी अच्छे घर की विशेषता के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लकड़ी, ईंट, स्टील, कंक्रीट आदि से निर्मित आश्रय होता है, मृदु होता है, कठोर होता है, दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो लकड़ी, ईंट, स्टील, कंक्रीट आदि से निर्मित आश्रय होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? कठोर होते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र है, सरल सा प्रश्न है। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो जल का रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। शुद्ध जल का pH मान पूछा गया है, तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर भी आपको पता होगा। जो शुद्ध जल का pH मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 शुद्ध जल का pH मान होता है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व भर में जल दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर जल दिवस के बारे में पूछा गया है कि ये कब मनाया जाता है। 8 मार्च को, 22 मार्च को, 14 मई को या फिर 1 मई को। तो याद रखिएगा जो जल दिवस मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है और 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जिस जल में साबुन या डिटर्जेंट आसानी से झाग उत्पन्न करता है वहाँ कहलाता है? खारा जल कहलाता है, कठोर जल, मृदु जल या फिर अशुद्ध जल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मृदु जल। याद रखिएगा जिस जल में साबुन या डिटर्जेंट आसानी से झाग उत्पन्न करता है वहाँ मृदु जल कहलाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, सरल भी प्रश्न है। काफ़ी बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा कि महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। महासागरों में जो लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो है सोडियम क्लोराइड। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मैदानी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए गधे एवं खच्चर का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में इनके समतुल्य है, जंगली भैंसा है, घोड़ा है, ऊंट है या फिर बैल है। गधे एवं खच्चर के समतुल्य आपको बताना है कौन होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जंगली भैंसा। याद रखिएगा मैदानी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए गधे एवं खच्चर का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में इसके समतुल्य कौन होगा? जंगली भैंसा होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
यातायात के नियम के अनुसार पीली लाइट क्या संकेत देती है। यहाँ पर आपने देखा होगा यातायात जब आप गाड़ी से चल रहे होंगे, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, जहाँ पर रेड लाइट होती है वहाँ पर पीली लाइट भी होती है, तो उसका क्या संकेत होता है इसके बारे में आपको बताना है। रुको, चलो, तैयार हो जाओ या फिर पैदल चलो। जैसे ये रेड लाइट होती है तो आपको वहाँ पर रुकना होता है, वैसे ही पीली लाइट जब जलती है तो आपको क्या करना होता है, उसका संकेत क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा होगा तैयार हो जाओ। यातायात के नियम के अनुसार जब पीली लाइट का संकेत होता है तो तैयार हो जाओ, यानी कि रेड लाइट के तुरंत बाद कौन सी लाइट जलती है, पीली लाइट जलती है, जिससे कि पता चलता है कि हाँ अब हमें तैयार हो जाना है जाने के लिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। यहाँ पर आपको प्रमुख कारण बताना है। विश्व में जल संकट का नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, विश्व के तापमान में वृद्धि है या फिर अम्ल वर्षा है। सरल सा प्रश्न है, जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि विश्व में जल संकट का जो प्रमुख कारण होगा वो नगरीकरण होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। जो अखबार हम पढ़ते हैं उसके बारे में पूछा गया है कि उसमें कौन सा विषैला तत्व होता है। मैंगनीज होता है, कैडमियम होता है, ग्रेफाइट होता है या फिर पारा होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। याद रखिएगा, जो अखबार में विषैला तत्व होता है वो ग्रेफाइट होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह धागा जो पौधों एवं जानवरों से मिलता है प्राकृतिक धागा होता है, कृत्रिम धागा होता है, मिश्रित धागा होता है या फिर महीन धागा होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्राकृतिक धागा, क्योंकि पौधे और जानवर प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं और इनमें से जो निकलने वाला धागा या फिर बनाया गया जो धागा होता है वो कौन सा धागा होगा, प्राकृतिक धागा होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जंगल है, नदी है, घास का मैदान है या फिर समुद्र है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समुद्र। समुद्र विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। सरल सा प्रश्न है, जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा, तो इसका आंसर मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक है, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं हैं, चीज़ें जो हमको घेरती है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो कमेंट्स के माध्यम से आंसर दीजिएगा, वहीं पर मैं आपको बताऊँगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इन चारों विकल्पों में से यानी कि इन चारों राज्यों में से आपको बताना है वो कौन सा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात, गोवा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान राज्य की कोई समुद्र सीमा नहीं है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है, शिक्षा व्यवहारवादी होती है, शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है या फिर बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो सृजनवाद है इसमें शिक्षा बाल केंद्रित होती है। याद रखिएगा, सृजनवाद में क्या होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अंतिम प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। किसका नहीं करती है? बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले या फिर बच्चे कम गलतियां करें। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है इन चारों विकल्पों का समर्थन नहीं करती है, वो है बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करती है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। तो यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे आज के पर्यावरण अध्ययन के वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है जल्दी से जल्दी। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।